आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम इतिहास से होने वाली जो ये सियासी छेड़छाड़ है ना, इसका विश्लेषण करेंगे। यूपी चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया है। 15 दिन पहले अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में जिन्ना की एंट्री कराई और अब ईसा पूर्व तक के इतिहास की खुदाई शुरू हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की जंग करवाकर सियासी युद्ध को और तेज किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगल सल्तनत का लेखा जोखा पेश किया और मुगल काल को धर्मनिरपेक्ष राज का सर्टिफिकेट भी दे दिया। इस तरह यूपी में चुनाव में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों कालखंड की किताबें खुल चुकी है। सवाल यह है कि इतिहास और राजनीति शास्त्र का ये घालमेल यूपी के चुनावी समीकरण पर असर किस तरह डालेगा? आज इसी पर आधारित है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। बाबर जो थे वो भारत में मात्र 4 साल रहे, 4 ही साल। हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। ये नया मुगल नामा है जिसे गढ़ा है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। अय्यर को मुगल इतने प्यारे हो गए हैं कि 80 साल की उम्र में उन्होंने 60 मिनट तक खड़े होकर मुगलों के कसीदे पढ़े, उन्हें अपना बताया और भारतीय करार दिया। जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। मणिशंकर अय्यर के लिए महाराणा प्रताप अपने हो न हो, लेकिन तलवार के दम पर हिंदुस्तान में कत्लेआम करने वाला बाबर और उसका खानदान उन्हें अपना जरूर लगता है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां उन्हें पक्के हिंदुस्तानी नजर आते हैं। उनकी शादियां राजपूतों से होती थी। नतीजा ये कि जहांगीर आधा राजपूत थे और उनके बेटे शाहजहां 4 में 3 हिस्सा तो हिंदू था, राजपूत था। वो इस देश के थे। मणिशंकर अय्यर ने अपने मुगलनामे के पन्ने दिल्ली में नेहरू जयंती के एक कार्यक्रम में खोले। मुगलों को दरियादिल और रहमदिल साबित करने के लिए अय्यर के पास एक से बढ़कर एक आंकड़े थे। पहले जरा मणिशंकर अय्यर का मुगलनामा सुन लीजिए। बाबर जो थे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने बेटे को, अपने ज्येष्ठ बेटे को, जिसका नाम था हुमायूं। उन्होंने हुमायूं को बताया कि यदि आप इस देश को चलाना चाहते हो, यदि आप अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के निवासियों के धर्म में आप दखल न दीजिएगा। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए कि 72% मुसलमान होने चाहिए और 24% हिंदू होने चाहिए। विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए।
वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। मणिशंकर अय्यर ने पहली बार ऐसे बयान नहीं दिए हैं। अपने बयानों की वजह से कांग्रेस के लिए हमेशा ही मुसीबत बनते रहे हैं। लेकिन यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव से पहले अगर अय्यर ने यह बयान दिया है तो जरूर इसका मतलब होगा। और ये मतलब भी उन्होंने अपने मुगलनामे का जिक्र करते हुए सुना ही दिया और खुद को 100% भारतीय बताया। हिंदुत्व में अंतर है तो मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अंतर ये है कि हम जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, हम 100% भारतीय हैं। मणिशंकर की मुगल हिस्ट्री सियासत में भूचाल लाने वाली थी और हुआ भी यही। बीजेपी ने अय्यर के सहारे पूरी कांग्रेस पर हमला बोल दिया तो कांग्रेस के दूसरे नेता अय्यर के बचाव में आ गए। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो। अय्यर के बयान पर विवाद बढ़ा तो इतिहास के पन्नों की तलाश शुरू हुई। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो में गीतकार और इतिहास के जानकार मनोज मुंतशिर ने मुगल काल के कई नियम कायदों का विश्लेषण किया। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिरी चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेके जोर से विलाप ना करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे। अब सवाल यह है कि मुगल काल की असलियत क्या थी? क्या मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था जैसे कि अय्यर दलील दे रहे हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ और दर्ज है? मुगल काल की असलियत क्या है, ये समझिए। और समझने के लिए पहले पूरे मुगल शासनकाल का विश्लेषण जरूरी है। उत्तराधिकारी का नियम ना होने पर पूरा मुगल काल गद्दी के लिए झगड़ता ही रहा। पूरे वक्त मुगलों ने हर उस राजा पर कहर ढाया जिसने उनकी अधीनता नहीं स्वीकारी। ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर टैक्स, जिसे जजिया कहा जाता है, वो लगाया था और उसी के शासनकाल में हजारों मंदिर ढाए गए। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हिंदू धर्म में दिलचस्पी देखकर उसका कत्ल भी किया था। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन ना करने पर गुरु तेग बहादुर का सर काटा। उसने अपने शासन में नृत्य और संगीत प्रतिबंधित किए, कलाकारों पर बहुत से जुल्म किए। मुगलों ने बेहद चालाकी से उन गैर मुसलमानों को उच्च पद दिए जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की। और यह भी सच है कि मुगलों ने भारत में कई खूबसूरत इमारतें बनाई हैं। मुगल काल में भारत दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बना। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद यानी अयोध्या का विवाद, वो भी मुगलों की ही देन थी। लेकिन चुनाव आते ही देश में नेता इतिहास को अपने अपने तरीके से नफे और नुकसान के हिसाब से गढ़ने लगते हैं। लेकिन नेताओं के इतिहास पर भरोसा करने से पहले इतिहासकारों को भी आज की तारीख में सुनना जरूरी है। अब ये खास रिपोर्ट। कोई भी यानी रिलीजन से कोई अलग नहीं थी। कोई भी स्टेट, चाहे मुगलों की रही हो, चाहे राजपूत स्टेट्स रही हो, उनका कोई ना कोई रिलीजन था। तो ये कह देना कि अत्याचार आज के संदर्भ में यदि हम मध्यकालीन राज्यों को या उनकी स्टेट्स को एनालिसिस करेंगे तो वो कहीं से कोई इस बात सच नहीं है। 666 साल मणिशंकर अय्यर ने तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने वाले मुगलों की शान में ही कसीदे नहीं पढ़े। मुगल काल से निकलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास शुरू किया और फिर जिन्ना गाथा भी सुनाई। पार्टीशन मांगने के पहले जिन्ना जी का बस एक ही मांग था
कि 30% हमें आरक्षण दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, उन्होंने 30% मांगा। वैसे तो जिन्ना भारतीय चुनाव का अभिन्न अंग बन चुका है। चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी न किसी तरीके से जिन्ना की एंट्री हो ही जाती है। अब जबकि यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो इस बार जिन्ना का जिन्न जगाया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने अपना जिन्नानामा करीब 15 दिन पहले यूपी के हरदोई में एक सभा में सुनाया था, जिसमें उन्होंने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेताओं से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान हो या फिर मणिशंकर अय्यर का मुगल काल पर ज्ञान, हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत और समीकरण के हिसाब से इतिहास के पन्ने पलट रही है। और अब तो हालत ये हो गई है कि 70-80 साल पुराने जिन्ना से होते हुई ये जंग ईसा पूर्व तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में ईसा पूर्व के इतिहास की एंट्री हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का नाम लिया। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ में बीजेपी के मौर्य कुशवाहा सम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। यहां योगी के एजेंडे में पिछड़ों के उस जज्बात को कुरेदना था जिसके मुताबिक इतिहास में उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया। बस इसी एजेंडे को समझाने के लिए सीएम योगी ने 2300 साल पुराने इतिहास की जड़ें खोदी। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का नाम लिया, लेकिन विपक्ष ने उनके इतिहास ज्ञान पर ही हमला बोल दिया। ओवैसी ने लिखा, हिंदुत्व गलत इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की कभी जंग नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों जरूरी है, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छे स्कूल न होने से बाबा लोग अपने फायदे के लिए तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा को शिक्षा की कदर नहीं और ये दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसी सभा में तालिबान का भी जिक्र करके तालियां बटोरी। दरअसल ये बीजेपी के चुनावी प्लान का हिस्सा है। इस गणित को समझना जरूरी है। नायकों का जिक्र कर जातियों के सम्मान की लड़ाई बनाना, तालिबान के जिक्र से मुसलमानों के खिलाफ पिछड़ों को बटोरना, गैर यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जिस पार्टी को पिछड़ों का साथ मिलेगा, सत्ता उसे ही नसीब होगी। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को साथ रखने की है और इसीलिए पार्टी इतिहास की गलियों से ढूंढ ढूंढ कर नायकों को सामने ला रही है। उधर सपा और कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है, लिहाजा उसे जिन्ना और मुगल याद आ रहे हैं। 2300 साल पुराना इतिहास और उसे लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका सच भी आप जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का इतिहास क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व सिंधु के राजा पोरस से जंग लड़ी। पोरस की हार के बाद सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर राजपाट लौटा दिया। पोरस से जंग के 2 साल बाद सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर की मौत के बाद उसके एक सेनापति जिसका नाम सेल्यूकस है, उसने हमला किया। सेल्यूकस की जंग चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। चंद्रगुप्त की लड़ाई सिकंदर के सबसे बड़े सेनापति से हुई थी, सिकंदर से नहीं। और इसीलिए कई लोग इसे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई के तौर पर भी पेश करते हैं, जैसा इस बार किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।